विद्यार्थियों, मैं सौम्या मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय 1 गद्य की विधाएं आज आपको समझाने जा रही हूँ। आप समझिए। अब देखिए, गद्य की विधाएं। गद्य होता क्या है? गद्य से आप क्या समझते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा होगा गद्य और पद्य। गद्य क्या है? जैसे गद्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गद्य किसे कहते हैं? अब देखिए, हम बोल रहे हैं, हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, मन की भावनाओं को भाव को बता रहे हैं, मन की कल्पनाएं आपके सामने रख रहे हैं, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य क्या है? अब देखिए, पद्य काव्य लय युक्त छंद, लय युक्त रचना पद्य कहलाती है, और जिसमें लय नहीं होता वो गद्य कहलाती है। तो हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, अपने दैनिक बोलचाल की भाषा, ये सभी गद्य के अंतर्गत आते हैं। और लय, लय जानते हैं, जैसे क्या है, छंद, गीत, ये सब किसमें आते हैं? पद्य में आते हैं। आया आपको समझ में? तो आप ये तो समझ गए गद्य और पद्य होता क्या है। अब देखिए, गद्य का उद्गम कब से माना जाता है? तो गद्य का उद्गम भारतेंदु जी के समय से माना जाता है। अब भारतेंदु जी का समय कब से कब तक था? भारतेंदु जी का समय 1850 से 1900 तक रहा है। आया समझ में? अब गद्य का जनक किसे माना गया है? तो ये भी समझ लीजिए, गद्य का जनक भारतेंदु जी को कहते हैं। अब इतना आपने समझ लिया, आपको ये समझ में आ गया कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। अब देखिए, गद्य की विधाएं। अब गद्य की विधाएं क्या कहलाती हैं? अब विधाएं देखिए। अब देखिए, गद्य में 16 विधाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 16 बताई हैं, जिसमें से 5 प्रमुख विधाएं होती हैं। अब कौन सी 5 प्रमुख विधाएं हैं? ये प्रश्न आता है, गद्य की प्रमुख 5 विधाओं के नाम बताइए। तो देखिए, शुरू में जो 5 आई हैं वो प्रमुख विधाएं हैं। कौन कौन सी? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। आया समझ में? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये गद्य की 5 प्रमुख विधाएं हैं। और जो बाकी की हैं वो अप्रमुख विधाएं मानी गई हैं। अप्रमुख विधाओं को गौण विधा भी कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, गद्य की 5 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। गद्य की गौण विधाएं कौन कौन सी हैं? तो 5 को छोड़ करके बाकी की गौण विधाएं। अब कौन सी है? यात्रा वृतांत, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, यात्रा वृतांत, जीवनी, आत्मकथा। तो ये कौन सी किसके अंतर्गत आती हैं? ये गौण विधाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। आया समझ में आपको? अब देखिए, अब हमको समझना है निबंध क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है। आया समझ में? अब निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध की वैसे आपको परिभाषा लिखने को आती है, तो 2 परिभाषाएं आपको याद करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय की। अब बाबू गुलाब राय की कहा निबंध की परिभाषा क्या है, बताइए। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का प्रतिपादन सौष्ठवता, निजीपन, स्वच्छंदता के साथ किया जाता है। आया समझ में? निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का प्रतिपादन सीमित आकार के भीतर निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठवता, सजीवता और संबद्धता के साथ किया जाता है, निबंध कहलाता है।
निबंध का अर्थ होता है निधन बंध, यानी बांधना, शब्दों को बांधना। और निश्चित आकार के भीतर, जैसे आपको लिखने को देते हैं कि इस विषय पर आप निबंध लिखिए और दिया जाता है लगभग 200 शब्दों में, देते हैं ना, तो निश्चित आकार के भीतर। अब देखिए ये निबंध की परिभाषा आपको याद करना है। अब दूसरी निबंध की परिभाषा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आया समझ में? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब बताइए निबंध के कितने भेद होते हैं? निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो निबंध 4 प्रकार के होते हैं। आइए समझ में? निबंध के 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बताइए? आपको मालूम है, निबंध वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और कथात्मक। आइए समझ में? ये 4 प्रकार के निबंध होते हैं। तो ये निबंध के विषय में अपन ने जान लिया कि निबंध क्या है। अब दूसरा देखिए कहानी। अब देखिए कहानी आपने सुनी है, वैसे कहानी आप जानते हैं, हमारे घर में भी कहानी होती है। कहानी क्या होती है? तो मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी उस घटना को कहते हैं, उस खंड को कहते हैं जिसमें जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है, वो कहानी कहलाती है। कहानी अपने आप में पूर्ण होती है, यह एक गमले के समान होती है। आया समझ में? यह एक उद्यान के समान नहीं होती, क्योंकि उद्यान में तो बहुत से पेड़ पौधे लगे रहते हैं, लेकिन गमले में सिर्फ एक ही पौधा दिखाई देता है। इसलिए कहानी की तुलना किससे की गई है? गमले से की गई है। आया समझ में? आपने मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां सुनी होंगी, जैसे पंचपरमेश्वर, ईदगाह, सुनी है ना? तो ये क्या है? कहानी। आ गया समझ में? कहानी कैसी रहती है? छोटी रहती है और अपने आप में पूर्ण होती है। अब देखिए कहानी के 6 तत्व बताए गए हैं। आया समझ में? कहानी के 6 तत्व होते हैं और कहानी का उद्गम यानी आरंभ कब से माना जाता है? कहानी का आरंभ 1900 से माना जाता है। आया समझ में आपको? अब देखिए कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। वैसे नाटक के भी 6 तत्व होते हैं, उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं, एकांकी के भी 6 तत्व होते हैं और कहानी के भी 6 तत्व होते हैं। अब 6 तत्व कौन से हैं? देखिए कथा वस्तु अथवा कथानक, दूसरा कथोपकथन अथवा संवाद, तीसरा पात्र तथा चरित्र चित्रण, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठवा उद्देश्य। आया समझ में? आप जे 6 तत्व लिख सकते हैं। वैसे एकांकी में 2 तत्व और बढ़ा दिए गए हैं। आया समझ में? एक अभिनेता बढ़ गया है उसमें, तो 6 के स्थान पे 7 कर दिए गए हैं। वैसे 7 लिख दीजिए, वैसे 9 हो गए हैं पर आप 7 लिख सकते हैं, और नहीं आता तो 6 मगर आपको लिखना ही है। अब ये कहानी के विषय में मैंने आपको बता दिया। कहानी का उद्गम कब से बताया है? 1900 से। अब देखिए हिंदी कहानी के विकास को 3 कालों में विभक्त कर दिया गया है। पहला आरंभिक काल, दूसरा विकास काल, तीसरा उत्कर्ष काल। आरंभिक काल कब से है? 1900 से 1910 ईस्वी तक। इसके बाद विकास काल 1911 से 1946 ईस्वी तक और उत्कर्ष काल 1946 से आज तक। आया समझ में? ये हो गया कहानी का। अच्छा बताइए हिंदी की सबसे पहली कहानी कौन सी है? हिंदी की सबसे पहली कहानी इंदुमती है, जो किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। आया समझ में? ये हिंदी की पहली कहानी है। आया समझ में? तो ये आता है प्रश्न 1 नंबर का, हिंदी की पहली कहानी बताइए। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कहानी बता दी, इसके तत्व बता दिए, निबंध बता दिया। अब आगे देखिए एकांकी। एकांकी में 1 अंक होता है।
आया समझ में? ये नाटक का छोटा रूप होता है, इसको भी मंच पर खेला जाता है। यह एक ही समय में एक ही घटना का इसमें वर्णन किया जाता है, इसमें त्रय संकलन होता है। आइए समझ में? अब देखिए, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। यह देखने वाली विधा है। इसमें किसी एक कथा या घटना को सीमित पात्रों के द्वारा देखा जाता है या खेला जाता है। आया समझ में? इसके भी निम्नलिखित तत्व यानी 7 तत्व होते हैं। हमने बताया था 6 होते हैं, एक तत्व और बढ़ गया है। वो कौन सा है? रंगमंचीयता। आया समझ में? जो अभी हमने तत्व बताए थे वही इसके तत्व है। अब देखिए, एकांकी का विकास भारतेंदु युग से ही एकांकी की रचना शुरू हुई है। अब सबसे पहली एकांकी कौन सी है? प्रेम योगिनी और अंधेर नगरी। प्रेम योगिनी और अंधेर नगरी सबसे पहली एकांकी है और ये किसकी है? भारतेंदु जी की। आया समझ में? वैसे प्रश्न ये आप लोगों को नहीं आता, पर मुझे तो बताना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आया समझ में? पर ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये आपको आगे चल के काम पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए, मैंने एकांकी के विषय में बता दिया है आपको। अब चौथी विधा देखिए, नाटक। चौथी विधा कौन सी है? नाटक। नाटक एक दृश्य काव्य है। ये दृश्य काव्य है और श्रव्य काव्य भी है। नाटक मंच पर खेला जाता है और हम सुन भी लेते हैं, पर ये दृश्य काव्य है। आया समझ में? इसमें अनेक अंक होते हैं, अनेक पात्र होते हैं, ये विस्तृत होता है। इसमें भी 6 तत्व होते हैं। आ गए ये समझ में? नाटक किसे, जिसको अपन सीरियल बोलते हैं, आप लोग टीवी में देखते हैं, वही ये नाटक है। ठीक है? अब आगे का देखिए आप। देखिए, एकांकी, नाटक, कहानी, निबंध। अब ये हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं उपन्यास। उपन्यास क्या है? उपन्यास एक ऐसी विस्तृत कथा होती है, बहुत बड़ी कथा होती है, जो अपने भीतर अन्य गौण कथाओं को समेटे रहती है। आइए समझ में? इस कथा के भीतर समाज और व्यक्ति और विविध अनुभूतियों और संवेदनाओं, घटनाओं तथा अनेक प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया जाता है। आइए समझ में? जो उपन्यास विधा है, इसमें भी 6 तत्व माने गए हैं। जो तत्व नाटक में, एकांकी में एक बढ़ जाता है, कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, ये सभी के तत्व एक समान होते हैं। ठीक है? तत्व मैंने एक बार आपको बोल के बता दिए हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। उसके बाद देखिए, ये अपन ने उपन्यास भी पढ़ लिया। तो ये 5 क्या हैं? प्रमुख विधाएं। अब उसके बाद आता है संस्मरण। अब संस्मरण क्या है? जीवन की मार्मिक अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण करना। ये सत्य घटना पर आधारित होता है। संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति के विषय में लिखा जाता है। ये और किसी के, जैसे हमारे तुम्हारे विषय में नहीं लिखा जाएगा, ये कोई महान व्यक्ति के विषय में लिखा जाता है। संस्मरण आ गया। जो घटना हमारी घट चुकी है उसके विषय में हम सोच कर बताते हैं, यही संस्मरण है। आया समझ में? तो ये संस्मरण हो गया। ठीक है? अब देखिए, संस्मरण जैसे महादेवी वर्मा के संस्मरण, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। आया समझ में? राहुल सांस्कृत्यायन, इनके संस्मरण भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अज्ञे, देवेंद्र, वैसे बहुत के हैं, पर मैंने आपको बताया। अब रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्या होता है? ये गौण विधाएं हैं सभी। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। इस विधा में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु तथा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फोटो निकाल के वो चित्र प्रस्तुत करना, शब्दों के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, ये रेखा चित्र कहलाता है। आया समझ में आपको? शब्दों के चित्र उभारे जाते हैं, शब्दों के द्वारा ये रेखा चित्र बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ
हुआ है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उसके फोटो के द्वारा नहीं, वो कहकर बताना है हमें, तो वो कहलाता है रेखा चित्र। अब ये समझ में आपको। अब आगे देखिए यात्रा वृतांत। यात्रा से आप समझ जाएंगे कि हम दूसरे स्थानों पर घूमने जाते हैं तो वहां हमने क्या क्या देखा, हम कैसे गए, तो वो सब वर्णन यात्रा वृतांत में बताया जाता है। आई समझ में आपको। जैसे आप पचमढ़ी गए हैं, शिमला गए हैं, जहां भी आप गए हैं तो वहां की यात्रा के विषय में आप जो वर्णन करेंगे, लिखेंगे, बताएंगे, वही कहलाता है यात्रा वृतांत। अब आगे का देखिए जीवनी। जीवनी क्या होती है? जीवनी किसी महापुरुष के विषय में लिखी जाती है। आया समझ में? जीवनी क्या होती है? जीवनी किसी महापुरुष के विषय में लिखी जाती है। जैसे कोई महान व्यक्ति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनकी जो जीवनी, इनके विषय में जो लिखा है, ये स्वयं लिख के नहीं गए, इनके विषय में कोई दूसरा लिखता है, वो जीवनी कहलाती है। आया आपको? ठीक है। वैसे आप समझदार हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा यानी स्वयं की कथा। आत्मकथा वो कहती है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। वह आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं के विषय में लिखता है, आत्मकथा कहलाती है। अब जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा आप लोगों ने पाठ 4 में पढ़ी है, 10th में अभी पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको समझाई, वो आत्मकथा है। ठीक है। तो आत्मकथा में जो जो घटना हमारे साथ हुई है, जो जो हमने किया है, वो हम आत्मकथा में लिख सकते हैं। पर आत्मकथा सत्य पर आधारित रहती है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने क्या किया है। पर जीवनी उतनी सही नहीं रहती, क्योंकि दूसरे के बताए अनुसार हम दूसरे की कथा लिख रहे हैं, तो वो क्या है? जीवनी है। तो आया आपको समझ में? वैसे मैं इनके अंतर भी लिखवाऊंगी आपको। अब देखिए रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट के से निकट संबंध है। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्टाज कहा गया है। आया समझ में? वास्तविक, सही कोई घटना हुई है जिसका सही सही हमको रिपोर्ट मिली है, तो उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहा गया है। इसका जन्म वास्तव में पत्रकारिता के साथ साहित्य के संयोग से हुआ है। रिपोर्टाज लेखक वास्तविक घटनाओं को कल्पना की मदद से रोचकता प्रस्तुत करता है। अब ऐसी घटना जिसमें अपन को सही तो मिल गया कि ऐसा ऐसा काम हुआ है, पर जो साहित्यकार है, जो क्या है, पत्रकार है, वो क्या है, उस घटना को रोचक बना देता है, उसमें अपने भाव भी जोड़ देता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ होगा जब ये ऐसा हुआ है, तो ये रिपोर्टाज कहलाता है। आया समझ में? रिपोर्ट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब डायरी। डायरी आप सभी जानते हैं, डायरी आप सभी लोग रखते हैं। दिन भर का लेखा जोखा, अपन क्या व्यय कर रहे हैं, क्या आ रहा है, किसका एड्रेस लिखना है, हमने आज कितने पैसे खर्च किए, हमें क्या लाना है, ये सब कुछ दिन भर का लेखा जोखा या 1 महीने का लेखा जोखा हम डायरी में ही तो नोट करते हैं। तो डायरी बताने की हमें कुछ वो जरूरत नहीं है, डायरी से आप जान जाते हैं कि डायरी है क्या। सभी के जेब में डायरी रहती है ना। ठीक। आगे देखिए भेंट वार्ता। अरे ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भेंट वार्ता होती क्या है? मिलना। जब मिलते हैं तो जो वार्तालाप होता है, तो मिलकर जो वार्तालाप होता है उसको भेंट वार्ता कहते हैं। अब देखिए जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी विशिष्ट विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध कर लिया जाता है। हम आपसे मिले, आपसे हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए या आपने हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे और आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप उनको क्या करते जा रहे हैं? लिखते जा रहे हैं। तो लिपिबद्ध कर लिया जाता है, उसे भेंट वार्ता लेखन कहते हैं। आया समझ में? तो ये अब क्या है? पत्र विधा। पत्र विधा भी जानते हैं, पत्र जानते हैं ना? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक।
आया समझ में? औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं? जो शासन संबंधी होते हैं, जैसे स्कूल भेज रहे हैं, पोस्ट ऑफिस भेज रहे हैं, नगर पालिका भेज रहे हैं, कोई विभाग से हमें कोई काम करवाना है वहां भेज रहे हैं, तो ये क्या हो गए? औपचारिक। और अनौपचारिक क्या होते हैं? मामा, मौसी, मित्र, पिताजी, बुआ, इनको जो आप पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक। तो ये भी आपको हो गए। अब पत्र विधा देखिए, पत्र साहित्य के अंतर्गत उन पत्रों को लिया जाता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या सार्वजनिक समस्या को लेकर दो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे को लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते और मात्र दो व्यक्तियों के मध्य की वस्तु होते हैं। आया समझ में? वो ऐसे पत्र होते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति या सार्वजनिक समस्या को लेकर दो व्यक्तियों के बीच में लिखे जाते हैं और उन्हीं को पता होता है ये पत्र कौन से कहलाते? पत्र विधा कहलाती है। आया समझ में? तो बेटा आज मैंने आपको गद्य की विधाएं कितनी होती हैं, अपने चैप्टर में 14 विधाएं आई हैं, तो 14 मैंने आपको समझा दी, जिसमें से 5 प्रमुख हैं और अन्य गौण विधाएं हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।